लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बहुत सी मीटिंग करी थी कि शांति की आकांक्षा यहाँ से कम नहीं है। वहाँ के लोग शांति चाहते हैं, हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। जनरल बाजवा के जो इधर में बयान आए हैं वो क्या शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, उसके सूचक नहीं है। चाहते तो शांति ज़रूर है, लेकिन साथ साथ में वो आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर में हथियार भी जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, ड्रोन के जरिए पिस्टल भी जम्मू कश्मीर में आ रही है, पिस्टलें बांटी गई हैं कश्मीर घाटी में, वो भी वही सब कुछ कर रहे हैं। तो एक ऐसा देश, इस देश में हमें लेकर सुबह से लेकर शाम तक यही सोच और विचार है कि किस तरीके से घाटी के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ, देश के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ, जम्मू के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ। तो इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि ये बातचीत वाला जो हम राग अलापते हैं ये ज़रा ज़्यादती करते हैं हम आम जनमानस के साथ? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह मेरे साथ हैं। कोशिश पिछले लगभग 2 दहाइयों से कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो वातावरण बनाया जाए जिस वातावरण में शांति और प्रेम और सद्भाव के साथ लोगों से बातचीत भी हो और शांति, प्रेम और सद्भाव जम्मू कश्मीर में इस रूप से आ जाए। मेरे साथ इस वक्त शाह साहब हैं और अब के जम्मू कश्मीर के हालात, 5 अगस्त 2019 के बाद के हालात पर भी इनसे बात करेंगे और उसके अलावा इनके साथ ये भी बात करेंगे कि इन्होंने एक किताब एडिट की है, इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उनको सुधारने का काम करना और उसी की तलाश में है। शाह साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की तलाश में क्यों हैं? क्योंकि बॉर्डर के पार के लोग तो सुधारना ही नहीं चाहते। आपके पास कहाँ से खबर आती, मुझे ये समझ में नहीं आता है, और आप जैसे व्यक्ति के पास कि बॉर्डर के उस पार लोग शांति नहीं चाहते हैं। मैं 2018 में गया था, मेरा अपना अनुभव ये है, वहाँ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बहुत सी मीटिंग करी थी कि शांति की आकांक्षा यहाँ से कम नहीं है। वहाँ के लोग शांति चाहते हैं, हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। ये तो एक साधारण सी बात है, रॉकेट साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है। शांति अगर होती है, हमारा सद्भाव रहता है, हमारे उनके साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारे लिए भी फ़ायदा और उनके लिए भी फ़ायदा। तो आम आदमी ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। मैं 10-12 मीटिंग्स में गया और इंडिविजुअली बहुत प्रेस वालों से भी बात हुई। हर व्यक्ति ने हर मीटिंग में एक डिमांड तो ज़रूर आई, हमें हिंदुस्तान में आने के लिए वीज़ा दिलवाइए। अगर हमसे हेट करते हैं, हमसे सद्भाव नहीं रखना चाहते हैं, हमसे भाईचारा नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ आएंगे क्यों? ये हर मीटिंग में, मतलब चाहे ये भी हुआ एक आध मीटिंग में जम्मू एंड कश्मीर का इशू नहीं उठा, लेकिन ये बात डिमांड तो हर व्यक्ति से आई कि साहब हम चाहते हैं किसी तरह से, और इंडिविजुअली लोगों ने मुझे बहुत परस्यू किया इस बात में। तो इसलिए ये विचार आप अपने प्लीज़ मन से निकाल दीजिए और आपके दर्शकों से भी निकलवा दीजिए कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के साथ सद्भाव नहीं चाहते। उनके अपनी टर्म्स हो सकती हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा सद्भाव नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम कश्मीर घाटी की ओर देखते हैं तो आतंकवादी वारदातें आज भी हो रही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है, प्रवासी मजदूर भी निशाने के ऊपर हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो घाटी वापस जाना चाहते हैं उनके बीच में भय और खौफ का माहौल है। राहुल भट्ट को तहसीलदार चाडूरा के दफ्तर के अंदर आकर आतंकी गोली मारकर चले जाते हैं, और ये सब कुछ पाकिस्तान की ISI और आर्मी की शय पर होता है, ये जानते हैं आपकी लगातार सरकार ये कहती रहती है। तो अगर वो शांति चाहते हैं तो ये कैसी शांति है कि एक तरफ से वो अशांति चाहते हैं जम्मू कश्मीर में और उधर से वो आपसे मिलते हैं तो कहते हैं हम शांति चाहते हैं? राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या हुई है ये निंदनीय है, इसमें दो राय नहीं है। किसने किया है, कौन इसके पीछे है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये बिना इन्वेस्टिगेशन के कह देना किसी भी रिस्पॉन्सिबल आदमी का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो जाए,
फिर पता लगे कि किसने कराया है। शाह साहब, जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो जब अब्दुल गनी लोन को गोली मारी गई थी तो उस टाइम शोर ये था कि एजेंसियों ने मरवा दिया। बाद में उन्हीं के बेटे सज्जाद गनी लोन ने कहा मैं जानता हूँ मेरे बाप का कातिल कौन है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो किस पार्टी के साथ है और किसकी शय पर मेरे बाप को कत्ल किया गया। मीरवाइज यूसुफ शाह को कत्ल किया गया, मीरवाइज उमर फारूक खामोश रहे, लेकिन बाद में पता चल गया कि कातिल जो है वो बॉर्डर पार से ही वो इशारा दिया गया था और उनका कत्ल किया गया था। इसी तरीके से अगर कई और मैं नाम लूँ, मौलाना मसूदी का नाम लूँ और कई बड़े लीडर हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ जिनको पाकिस्तान की ईमा पर गोली मारी गई, तो हम क्यों संदेह करें, शक करें कि राहुल भट्ट की इस निर्मम हत्या में, उनकी शहादत में पाकिस्तान का हाथ नहीं है? जहाँ तक सज्जाद लोन की बात कहते हैं, उनने तो उसी दिन दिया था। उनने शायद, मुझे जहाँ तक याद आया है, पार वालों का की तरफ इशारा नहीं किया था। जहाँ तक मुझे, आप कृपया उनके वर्ड्स फिर से एग्जामिन कर लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं आज, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो भी कहते हैं कि हम उनको बलूचिस्तान में तंग कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हमने जहां हमारी सरकारें हमारे फेवरेबल होती है उनकी भूमि को यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट में। ये उनकी तरफ से भी हैं। ये बात सच है कि हमारे यहाँ संबंध अच्छे नहीं हैं। संबंध अच्छे होने चाहिए, इसके प्रयास होने चाहिए। इसीलिए अनइंटरप्टेबल एंड अनइंटरप्टेड डायलॉग की आवश्यकता है। और इसी को इस किताब में सबने कहा है कि अच्छे नहीं है, तो सामने हैं। हमारे हाई कमिश्नर एक दूसरे में नहीं है। कितने साल हो गए, न पाकिस्तान का हाई कमिश्नर दिल्ली में है, न दिल्ली का हाई इस्लामाबाद में है। इसमें कोई शक नहीं है। संबंध अच्छे नहीं हैं और वो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और हम भी कहते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है। आज मैं व्यक्तियों का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उनने कहा जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा ही बात कहेंगे। उनने कहा साहब हमारे लिए अब ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग हो और इस समस्या का समाधान निकले। जैसे आपने कहा पाकिस्तान के साथ डायलॉग हो, शाह साहब आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान जाएंगे और नवाज शरीफ से मिलेंगे। एक बड़ा संदेश था पाकिस्तान के लिए कि हम भी आपके साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप पठानकोट करते हैं, उसके फ़ौरन बाद आप पुलवामा का इतना बड़ा आतंकी हमला करते हैं, उसके फ़ौरन बाद आतंकी हमले, लगातार ताबड़तोड़ आतंकी हमले होते रहते हैं और आप आतंकवाद का संरक्षण भी करते हैं। और इमरान खान जितनी देर प्रधानमंत्री थे लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो ये भी कहते रहे, कभी उन्होंने आरएसएस को लेकर टिप्पणी कर देनी, कभी फैसिस्ट रजीम कह देना, कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना। जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एक सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फैसिस्ट रजीम कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या रवैया रखना चाहिए ऐसी सरकार के साथ कि आप संबंध सुधारना चाहते हैं और आप पठानकोट करते हैं, आप संबंध सुधारना चाहते हैं, आप पुलवामा करते हैं? हमारे पास और क्या रास्ता है? प्रधानमंत्री गए, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी इनिशिएटिव तो उनने बुलाया था। लेकिन जिस तरह का माहौल है, जो हमारे समस्या कल की तो नहीं है ना, इतने दिन के अविश्वास का वातावरण है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए घबराकर बातचीत बंद कर देना, उससे समाधान नहीं निकलता। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वॉर्स करेंगे। उससे हमने इतनी 4 जंगें कर ली हैं, उससे कुछ मिला हमको या उनको कुछ मिला? इसीलिए बातचीत की आवश्यकता। मालूम है कि एक बातचीत पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती, ये दूसरी भी नहीं होगी, चौथी भी नहीं हो, फिर भी बातचीत करनी पड़ेगी और उनको ऐसा काम करना पड़ेगा कि वो भी पीस का डिविडेंड इंजॉय करो और हम भी। तो फिर दोनों कंट्रीज में ऐसा वातावरण बन जाएगा और जो समस्या इंट्रैक्टेबल लगती है कि इसका समाधान तो हो ही नहीं सकता है। आफ्टर ऑल, अगर कसूरी साहब ने ये बात कई बार कही है और
दिल्ली में तो कही है मीटिंग्स में, लेकिन मेरे सामने उनने लाहौर की मीटिंग्स में भी ये कही है, मैं उस चीफ गेस्ट था, और वो उनने कि 4 पॉइंट फार्मूला का आशीर्वाद पाकिस्तान की आर्मी ने भी दिया था और यहाँ भी सरकार का पूरा मन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पाकिस्तान जाने की ऑलमोस्ट तय थी, ये बातें उनने कही हैं और इस बात का कहीं डिनाइल नहीं हुआ। इस बात को वो बार बार कहते हैं कि साहब मेरे को दिल्ली में भी मेरी बुक रिलीज में सीनियर बैठे थे, अडवाणी जी बैठे हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, किसी ने, और उनको किताब मैंने दी है और किताब उनने पढ़ी, उनने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये बातें नहीं हुई, और उनने 4 पॉइंट फार्मूला का क्लेम किया। तो ये बातचीत बनी चलती रहे, बैक चैनल्स चलते रहें और चुपचाप बैठ के बात होती रहे, इससे निकलेगा। वार कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आपने खुद ही कहा कि आर्मी का 4 पॉइंट फार्मूले को आशीर्वाद था, तो साफ समझ आता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में आप लोकतांत्रिक सरकार से तो कोई बात नहीं कर सकते, आपने जो बात करनी है फौज से सीधा करनी है, तो फौज तो बात करने के लिए तैयार नहीं। फौज का तो एक मन है भारत को लेकर कि एक जो प्रोग्राम उनका 100 कट्स वाला जो ब्लीड, वो जो एक प्रोग्राम ऑलरेडी उनके पास है, ऑपरेशन टोपैक जिसको वो कहते हैं, तो वो जब मानसिकता इस तरह की, इस मानसिकता में आप शांति ढूंढते हैं, और हम ही शांति क्यों ढूंढे, वो शांति क्यों नहीं ढूंढते? नहीं, दोनों शांति दोनों ढूंढेंगे तभी शांति आएगी, केवल एक के ढूंढने से नहीं आएगी। मैंने फौज का कहा के बारे में ये कहा था, वो इसलिए कि कसूरी साहब ने, ये लोग कहते हैं ना कि वहाँ तो फौज का चलता है, इसलिए उनने इस बात को भी किया था कि साहब मेरी फौज भी उस पर, उन वालों से भी बात हो गई थी और वो भी इसके लिए तैयार थे। उनके भी अगर आप थोड़ा सा उनको भी के बयानों को भी सोच लें, जनरल बाजवा के जो इधर में बयान आए हैं वो क्या शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, उसके सूचक नहीं है। चाहते तो शांति ज़रूर है, लेकिन साथ साथ में वो आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर में हथियार भी जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए पिस्टल भी जम्मू कश्मीर में आ रही है, पिस्टलें बांटी गई हैं कश्मीर घाटी में, वो भी वही सब कुछ कर रहे हैं। तो एक ऐसा देश, इस देश में हमें लेकर सुबह से लेकर शाम तक यही सोच और विचार है कि किस तरीके से घाटी के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ, देश के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ, जम्मू के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ। तो इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि ये बातचीत वाला जो हम राग अलापते हैं, ये ज़रा ज़्यादती करते हैं हम आम जनमानस के साथ भी और सरकार के साथ भी? मेरा ख्याल है कि उल्टी बात है। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे और यू रिजॉर्ट टू वार, तब फिर आम जनमानस के लिए आप उनके लिए बहुत गलत काम कर रहे हैं। आम जनमानस देखिए ना, एक छोटा सा काम साल भर पहले अपने सीज फायर किया, क्या जम्मू एंड कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं दोनों तरफ खुश नहीं है इस बात से? तो शांति प्रयास का एक छोटा सा अंग है, उसको लेके कितनी खुशी है लोगों में। तो इमेजिन करिए कि हमारी सारी चीज़ों में अगर हमारा नॉर्मल रिलेशंस हो जाए, आज हमारे और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड कितना है? 5% भी नहीं जितना हो सकता है, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। जो आज हमारा एक दूसरे के अगेंस्ट में इंटरनेशनल फोरम्स में हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, वो क्या अच्छे नेबर्स के साइन हैं, और हमारे और उनके बीच में इतना कॉमन है, कॉमन कल्चर है, भाषा मिलती है, खान पान मिलता है, और एक बेसिक डिज़ायर तो है ही ना उनमें भी। कुछ हैं इश्यूज़ तो बात करेंगे बैठ के, एक दूसरे के कंपल्शन समझेंगे, लिमिटेशन समझेंगे, सेंसिटिविटी समझेंगे, उनको भी बताएंगे भाई आप जो मांग रहे हो वो कैसे संभव है, उसमें हमारे यहाँ दिक्कत आएगी। तो जब एक दूसरे के कंपल्शंस, लिमिटेशन समझेंगे तो बात निकल जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 पॉइंट फार्मूला अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वो तो एक इंडिकेशन है कि बैठ के बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। कश्मीर इशू पर भी का भी समाधान हो सकता है। केंद्र सरकार तो कहती है कश्मीर कोई मसला ही नहीं है, हमने रिजॉल्व कर दिया, 370 ख़त्म हो गई, जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। तो जब कोई मसला ही नहीं तो बातचीत किस चीज़ की करनी है, केंद्र सरकार कहती है। देखिए,
राजनीतिज्ञों के रेटोरिक्स होते हैं, वो एक बात है। सिमरा एग्रीमेंट हमने किया था उनके साथ में। अगर कुछ मसला नहीं होता तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यहाँ क्यों जाते, और वो भी बिना कोई तैयारी के, कोई प्रिपरेशन नहीं हुई थी। नॉर्मली जब प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री विज़िट करते हैं तो बहुत प्रिपरेशन होके जाते हैं, वो तो एक सडन विज़िट हुई है। तो इसलिए मसला है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। वो ठीक है, हम उनके लिए कहना वो ठीक है। वो तो हिंदुस्तानी संसद का, भारतीय संसद का ये यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो तो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मसला तो है, उसके बावजूद भी हमने अभी तक हमारे साथ अगर पूरा अंग है तो जिसको हम पीओ को बोलते हैं उनको वो आज़ाद कश्मीर हैं, वो हमारे साथ होते नहीं हैं। इसका है ना मसला। चलिए ये बात मान लें, यहाँ हमारे जो लोग बोलते हैं कि मसला केवल पीओ का है, तब भी तो है ना, मसला तो है। तो इसीलिए बातचीत अच्छे माहौल में करें। वी शुड ट्राई एंड क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, सबके इंटरेस्ट को समझ के, सबकी भावनाओं की कद्र करते, जैसे गांधी जी कहा करते थे ना, सर्वधर्म समभाव की बात होती थी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो उनकी भावनाओं को भी हमको कदर करनी होगी, उनको भी हमारी भावनाओं की कदर करनी होगी। मुझे शाह साहब ये बताइएगा, अभी आप कश्मीर गए हैं, जम्मू में भी आप घूम रहे हैं, हालात कैसे लग रहे हैं आप? देखिए, मुझे कश्मीर की इस बार जो बात 370 की नाराज़गी तो पहले भी मैंने देखी थी, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने, अब मेरी तो लिमिटेड लोगों से ही बात हुई है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये वाइड स्प्रेड है, कुछ लोगों ने कहा कि आज हमारी नाराज़गी 370 की है वो तो बरकरार है, उससे ज़्यादा नाराज़गी हमारी फिल्म को लेके है। और फिल्म को जिस तरह से एंडोर्स किया और जिस तरह से उसका हुआ वो है, मुझे नहीं मालूम ये वाइड स्प्रेड है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पूछा तो एज ए मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि फिल्म को लेके वहाँ पर कश्मीर फाइल्स को लेके मैंने नाराज़गी देखी, और इसका जिस तरह से एंडोर्समेंट हुआ और बात हुई, यही नाराज़गी है। बाकी आपको टूरिस्ट सीजन के टूरिस्ट नज़र आए, फुटफॉल बड़ा है, कहते हैं कि पिछले सभी सालों का लगभग 30 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूरिस्टों ने तोड़ा। मुझे रिकॉर्ड का तो नहीं मालूम, लेकिन टूरिस्ट खूब नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने सोचा था कि ऐसा दृश्य जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? क्यों नहीं, टूरिस्ट से इसका क्या रिलेशन है? देखिए, हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं सिचुएशन को। टूरिस्ट तो एक नॉर्मल थिंग है। अगर वहाँ खूब गर्मी पड़ रही है, टूरिस्ट जाना चाहते हैं, अगर वहाँ उस डर नहीं है कोई, तो टूरिस्ट जाएंगे। तो टूरिस्ट तो कब नहीं जाते थे, बल्कि नहीं जा पाए, वो हमारी कमज़ोरी हुई कि साहब 5 अगस्त के बाद हमारे कोविड भी एक कारण था और 5 अगस्त भी एक कारण था कि टूरिस्ट सीज़न हमारे दो एक ख़राब रहे कश्मीर के लिए। टूरिस्ट जाना अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत उसका और कर का इंटरप्रिटेशन करना ठीक नहीं होगा। हमारे पास दूसरा कोई, अंत में हमारे पास दूसरा कोई मापदंड भी तो नहीं है, कैसे मान लें कि लोग वहाँ खुश हैं कि नहीं हैं? अगर आपका एक बहुत बढ़िया टूरिज़्म सीज़न जा रहा है, आप अच्छी कमाई कर रहे हैं और आपको लोग मिलते हैं, तो क्या what is the other parameter which we should look at and to understand and to say with confidence that Kashmiris are happy about the situation after 5 August 2009? 5 अगस्त के पहले क्या टूरिस्ट नहीं जाते थे? जाते थे ना। तो ये कौन सी नई बात है? इसको हम क्यों? मैं पूछ रहा हूँ कि फिर मापदंड क्या है हमारे पास, कैसे मापें कि लोग खुश हैं कि नहीं है? देखिए, अभी एक भय का वातावरण है। आपकी बिरादरी के लोग डर के बोलना नहीं चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। जो एक
मन में उनके था ना, आम आदमी के, मैंने ये देखा। कश्मीर के पत्रकारों की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कश्मीरी पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के एकेडमिक्स की भी बात कर रहा हूँ, एक्टिविस्ट की भी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स लॉयर्स की भी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मिल के आया हूँ। सेंस ऑफ फियर सबके मन में है। वो जिस तरह से पहले बात करना करते थे वो नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि साहब पहले जो इतना एलिनेशन था वो कम हो गया है, मुझे उसमें इंक्रीज़ लगा। ये कहना कि हमारा ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गया है, देखिए आफ्टर ऑल हमारी आर्मी तो खड़ी है ना वहाँ, तो उसमें तो कोई कमी है नहीं। हमारे तो यही था ना कि इमोशनल इंटीग्रेशन कश्मीरी भाइयों के हिंदुस्तानी स्टेट के साथ कंप्लीट नहीं हुआ था, यही प्रॉब्लम है ना। वो इमोशनल हमारा जितना लोगों का इमोशनल उसमें घटा है, जितने लोग इमोशनली क्लोज टू इंडियन स्टेट फील करते थे, उनका नंबर घटा है, बढ़ा नहीं है। ये एक आपका मापदंड हो सकता है। हमारी वहाँ आर्मी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब तो है ही, उसको वो पहले भी था 5 अगस्त के, अब भी है। वैसे आपने चूंकि सहाफ़ी बिरादरी की बात की तो ये सवाल भी पूछना बनता है कि सहाफ़ियों को लेकर, पत्रकारों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वो जो कलम चलाते हैं वो कलम किसी की ग़ुलाम नहीं होती, वो कलम किसी के खौफ, किसी के डर से न रुकती है न बिकती है, और वो कलम लिखती जाती है। क्या ऐसा डर, क्या ऐसा भय, क्या ऐसा खौफ है जिस खौफ के चक्कर में आप खबर नहीं लिख सकते? क्योंकि कमिटमेंट टू अ कॉज एंड कमिटमेंट टू एन आइडियोलॉजी जब होती है, और आपको जब लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी और आपका कॉज दोनों चीज़ें इस वक्त चलेंगी नहीं, और अगर मैं ये गाना गाऊंगा तो इसलिए मुसीबत आ सकती है, तो ही आप डरेंगे। लेकिन अगर आप निष्पक्ष हैं तो फिर डर काहे का, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं किसी जर्नलिस्ट के बिहाफ पर नहीं बोल रहा हूँ, ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है हमारी कंट्री में कि मैनी ऑफ अस आर मिसयूजिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ईमानदारी के साथ कलम चलाना, ये काम जितने लोग, ज़्यादा लोग करते थे पहले 15 साल पहले, वो आज के ज़माने में नहीं दिख रहा है, कोई भी कारण हो। लेकिन और ये दुर्भाग्य है, वह भी एक कारण है, मीडिया भी एक कारण है जो हमारे कश्मीरी साथियों को हमारे से दूर कर रहा है। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, और मीडिया को मैं इंट्रोस्पेक्शन की दरकार है। हम जो कर रहे हैं उसका क्या असर होगा? क्या हम फ्रीडम ऑफ प्रेस को, सत्यता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्यता कैसे दिखाई जाए, उसका क्या इम्पैक्ट है? क्या हम सत्यता दिखा रहे हैं कि हम फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अपना एक एजेंडा को परस्यू करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के ओपी शाह। आपने इनसे सुन लिया, इन्होंने ये कहा कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। जब आप टेलीविजन चैनलों के ऊपर अपने कैमरों के जरिए वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सत्य पर आधारित नहीं होती हैं, तो आप जो पत्रकारिता का फर्ज आपके ऊपर है वो नहीं निभाते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो लोग कल तक कमिटेड थे एक आइडियोलॉजी, एक सोच और एक विचार के साथ, उन्हें आज घबराहट क्यों महसूस?